अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में पढ़ेंगे जो कि मोस्ट कॉमन मेटाबॉलिक बोन डिजीज़ हैं। इसमें क्या होता है कि बोन मिनरल डेंसिटी रिड्यूस हो जाती है, मींस बोन में मिनरल लाइक कैल्शियम की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से बोन के फार्मेशन में डिस्टर्बेंसेस आ जाती हैं और एज ए रिज़ल्ट वीक और ब्रिटल बोन्स की फार्मेशन होती है जो कि ईज़िली फ्रैक्चर होता है। अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी ये है कि ये जो ऑस्टियोपोरोसिस है ये मेनली टू रीज़न की वजह से होती है। पहला रीज़न ये है कि पीक बोन मास की अटेनिंग सही तरीके से नहीं हो पाती। पीक बोन मास वो मास है, वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बोन टिश्यू है जो कि एक पर्सन 25 to 30 ईयर्स एज में अटेन करता है। लेकिन अगर ये पीक बोन मास अचीव ना हो पाए तो ऑस्टियोपोरोसिस की रिस्क इंक्रीज हो जाती है। दूसरा जो रीज़न है वो है एक्सेलरेटेड बोन लॉस। जब वो किसी पर्सन में बोन लॉस इंक्रीज हो जाती है तो इसके रिजल्ट में भी ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। अब ऑस्टियोपोरोसिस में जो सबसे कॉमन ऑस्टियोपोरोसिस है वो है पोस्ट मेनोपासल ऑस्टियोपोरोसिस। मींस वो ऑस्टियोपोरोसिस जो कि मेनोपास के बाद मींस मेंस्ट्रुअल साइकिल के स्टॉपेज के बाद अगर फीमेल में अपेयर हो जाए तो उसको पोस्ट मेनोपासल ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाता है, जो कि मेनली एस्ट्रोजन की डिफिशियंसी की वजह से होती है, क्योंकि एस्ट्रोजन की डिफिशियंसी की वजह से बोन की रिजर्वेशन इंक्रीज हो जाती हैं। दूसरा जो ऑस्टियोपोरोसिस है वो है सीनाइल ऑस्टियोपोरोसिस, जो कि ओल्ड एज में अपेयर होती हैं। ये जो ऑस्टियोपोरोसिस है वो डिक्रीज बोन फार्मेशन की वजह से होती हैं कि ओल्ड एज में बोन की फार्मेशन सही तरीके से नहीं हो पाती और एज ए रिज़ल्ट ऑस्टियोपोरोसिस अपेयर होती है, जिसको सीनाइल ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाता है। इस ऑस्टियोपोरोसिस की पैथोजेनेसिस में मेनली टू फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं और सबसे जो कॉमन फैक्टर है वो है जेनेटिक फैक्टर। इसके अलावा एनवायरमेंटल फैक्टर भी इसमें रिस्पॉन्सिबल होता है। एनवायरमेंटल फैक्टर में मेनली स्मोकिंग और हीवी अल्कोहल कंजम्पशन ऑस्टियोपोरोसिस की पैथोजेनेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। काजेज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस की जो मोस्ट कॉमन काज है वो है पोस्ट मेनोपासल ऑस्टियोपोरोसिस, जो कि मेनली एस्ट्रोजन की डिफिशियंसी की वजह से होती हैं। दूसरा है कार्टिकोस्टेराइन इंड्यूस्ड। अगर कोई पर्सन कार्टिकोस्टेराइड की इंटेक को इंक्रीज कर देता है तो इसमें भी ऑस्टियोपोरोसिस हो सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई पर्सन 3 मंथ तक प्रेडनिसोलोन 7.5 मिलीग्राम डेली से ज़्यादा लेता है तो उसमें भी ऑस्टियोपोरोसिस हो सकती है। सेकेंडरी काजेज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस मीन्स ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो दूसरी डिजीज़ की वजह से भी हो सकती हैं, जैसा कि एंडोक्राइन डिजीज़। एंडोक्राइन डिजीज़ में फॉर एग्जांपल जो हाइपोगोनाडिज्म है उसमें क्या होता है कि अगर एस्ट्रोजन की डिफिशियंसी हो जाए तो उसके रिजल्ट में भी बोन की जो लॉस है वो इंक्रीज हो जाती है। हाइपर पैराथायराइडिज्म का मतलब यह है कि पैराथायराइड हार्मोन का लेवल बॉडी में इंक्रीज हो जाता है और ये पैराथायराइड हार्मोन क्या करता है, ये कैल्शियम को बोन से ब्लड तक लेके जाता है, तो एज ए रिजल्ट बोन में कैल्शियम की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है और एज ए रिजल्ट ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है। तीसरा जो कंडीशन है वो है हाइपरथायराइडिज्म। अगर थायरोक्सिन का लेवल बॉडी में इंक्रीज हो जाए तो फिर इसकी वजह से भी ऑस्टियोपोरोसिस हो सकती है। कशिंग सिंड्रोम, अगर कार्टिसोल का लेवल बॉडी में इंक्रीज हो जाए तो कार्टिसोल क्या करता है कि बोन की रिजर्वेशन को इंक्रीज करता है, बोन की फार्मेशन को रिड्यूस करता है, कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को रिड्यूस करता है और चौथा ये कि ये कैल्शियम की एक्सक्रीशन को यूरिन में इंक्रीज कर देता है। तो ये चारों काम जो वो करता है ये सारे ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ कंडीशन को लेके जाती है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज़, अगर कोई गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज़ है फॉर एग्जांपल लाइक माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, जिसमें कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन कम होती हो तो उसकी रिजल्ट में भी ऑस्टियोपोरोसिस हो सकती हैं। इसके अलावा क्रोनिक लिवर डिजीज़ में भी ऑस्टियोपोरोसिस हो सकती हैं। मेडिकेशन फॉर एग्जांपल स्टीरॉयड्स, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एगोनिस्ट और थायरोक्सिन वगैरह की वजह से भी ऑस्टियोपोरोसिस हो सकती हैं। इसके अलावा दूसरे काजेज भी हैं लाइक HIV इन्फेक्शन, माइलोमा, बॉडी मास इंडेक्स अगर 18 से कम हो जाए, हीवी स्मोकर्स, अल्कोहल इंटेक, इन सब कंडीशन में भी ऑस्टियोपोरोसिस हो सकती हैं। अब आते हैं क्लिनिकल फीचर्स ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस पे। ऑस्टियोपोरोसिस तब तक एसिम्प्टोमेटिक होती हैं जब तक कोई फ्रैक्चर ना हो जाए। फॉर एग्जांपल, अगर वर्टिब्रल फ्रैक्चर हो जाए तो इसके रिजल्ट में क्या होता है कि ग्रेजुअल ऑनसेट ऑफ क्रोनिक पेन होती है, हाइट लॉस हो जाती है, कीफोसिस हो जाती है और एक्यूट ऑनसेट बैक पेन हो जाती है। और अगर हिप फ्रैक्चर हो जाए तो इसके रिजल्ट में क्या होता है कि पेन होती है, लेग की शॉर्टनिंग हो जाती है और ये लेग जो है वो एक्सटर्नली रोटेट हो जाता है। इसके अलावा अगर पेरिफेरल हो जाए तो इसके रिजल्ट में क्या होता है, लोकल पेन होता है, टेंडरनेस होती है, डिफॉर्मिटी वगैरह होती है।
डायग्नोसिस ऑफ ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियोपोरोसिस के डायग्नोसिस के लिए जो सबसे एक्यूरेट टेस्ट है वो है डेक्सा मींस डुअल एनर्जी एक्सरे ऑब्जर्वेटोमेट्री। ये मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट है ओस्टियोपोरोसिस की डायग्नोसिस के लिए। इंडिकेशन, अब कौन कौन से इंडिकेशन से आप ये पहचान सकते हैं कि ये ओस्टियोपोरोसिस की कंडीशन है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी पेशेंट में लो ट्रामा फ्रैक्चर है जिसका एज 50 ईयर से एबव हो तो ये ओस्टियोपोरोसिस की वजह से हो सकती है। अगर कोई पेशेंट में क्लिनिकल फीचर ऑफ ओस्टियोपोरोसिस प्रेजेंट हो, जैसा कि इसमें पेन प्रेजेंट हो, हाइट लॉस प्रेजेंट हो और कीफोसिस प्रेजेंट हो, तो ये भी ओस्टियोपोरोसिस की वजह से हो सकती है। अगर एक्सरे पे आपको ऑस्टियोपेनिया नज़र आए मींस बोन्स की जो डेंसिटी है वो रिड्यूस नज़र आए, तो ये भी ओस्टियोपोरोसिस को इंडिकेट करती है। और अगर कोई पेशेंट स्टीरॉयड को लॉन्ग टर्म से यूज़ करता हो तो ये भी ओस्टियोपोरोसिस की एक इंडिकेशन है। अगर किसी पेशेंट के फैमिली हिस्ट्री में हिप फ्रैक्चर है तो ये भी ओस्टियोपोरोसिस की एक इंडिकेशन है। और अगर कोई पेशेंट है जिसकी बॉडी मास इंडेक्स 18 से कम है तो ये भी एक इंडिकेशन है। और अगर कोई फीमेल है जिसमें अर्ली मेनोपास हो गया हो मींस 45 ईयर से कम एज में मेनोपास हो गया हो मींस चुवास्टाई का स्टॉप हो गया हो, तो ये भी ओस्टियोपोरोसिस की एक इंडिकेशन है। इसके अलावा हम दूसरे टेस्ट भी कराते हैं ओस्टियोपोरोसिस को डिटेक्ट करने के लिए, जैसा कि हम सीरम कैल्शियम लेवल को चेक करते हैं। अगर कैल्शियम का लेवल सीरम में इंक्रीज़ हो तो इसका मतलब है कि ब्लड में इसका लेवल डिक्रीज़ होगा, तो ये ओस्टियोपोरोसिस की तरफ कंडीशन को लेके जाती है। और अगर पैराथायरॉयड हार्मोन का लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो गया हो तो ये भी ओस्टियोपोरोसिस की तरफ कंडीशन को लेके जाती है। मैनेजमेंट ऑफ ओस्टियोपोरोसिस, अब हम ओस्टियोपोरोसिस को किस तरह मैनेज करेंगे। अगर कोई पेशेंट स्मोकिंग का आदी हो तो आपने उसको कहना है कि आपने स्मोकिंग मुकम्मल तौर पर छोड़ना है। और अगर कोई पेशेंट अल्कोहल जो है वो हाई अमाउंट में लेता है तो आपने उसको कहना है कि अल्कोहल इनटेक आपने कम करनी है। इंडिकेशन फॉर मेडिकेशन, मेडिकेशन का पता हमें बोन मिनरल डेंसिटी की टी स्कोर से चलता है। अगर बोन मिनरल डेंसिटी -1 है या इससे हाइयर है तो ये तो नॉर्मल है, और अगर बोन मिनरल डेंसिटी का जो टी स्कोर है वो -2.5 से कम है तो ये ओस्टियोपोरोसिस को शो करती है। और अगर बोन मिनरल डेंसिटी का टी स्कोर -1.5 से कम है तो इसका मतलब ये है कि ये ओस्टियोपोरोसिस कॉर्टिकोस्टेरॉइड की वजह से हो गया है। अब ओस्टियोपोरोसिस की ट्रीट करने के लिए हम डिफरेंट मेडिकेशन यूज़ करते हैं। पहला जो मेडिसन है वो है बिसफॉस्फोनेट, जो कि बोन की रिजर्प्शन को इनहिबिट करता है। ये क्या करता है कि ये हाइड्रोक्सी एपिडेट क्रिस्टल जो है उसके साथ बाइंड होके बोन की रिजर्प्शन को इनहिबिट करता है। इसमें जो ओरल एजेंट है वो है एलेंड्रोनेट, रिजिड्रोनेट और एबेंड्रोनेट। ये जो ओरल एजेंट है ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से पुअरली एब्जॉर्ब होते हैं, इस वजह से आपने इसको एम्प्टी स्टमक पे लेना है। और जब भी पेशेंट इसको यूज़ करे तो 30 to 45 मिनट तक उसने कोई फूड इनटेक नहीं करनी। इसमें इंट्रावेनस एजेंट एबेंड्रोनेट और ज़ोलिड्रेनेट है। दूसरा जो मेडिकेशन है वो है डेनोसोमेब। डेनोसोमेब क्या करता है कि रेंकल प्रोटीन के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करता है। रेंकल प्रोटीन एक ऐसा प्रोटीन है जो कि ओस्टियोक्लास्ट को एक्टिवेट करके बोन रिजर्प्शन को इंक्रीज़ कर देता है। तो अगर ये इसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करे, इसको इनहिबिट कर दे, तो इसकी रिज़ल्ट में क्या होता है कि बोन रिजर्प्शन रिड्यूस हो जाती हैं। इस वजह से ये पावरफुल इनहिबिटर है बोन रिजर्प्शन की। इस डेनोसोमेब को सबक्यूटेनियसली 6 मंथ तक दिया जाता है। ये डिफरेंट फ्रैक्चर की रिस्क को डिक्रीज़ करता है, जैसा कि हिप फ्रैक्चर को 40% डिक्रीज़ करता है, वर्टिब्रल फ्रैक्चर के रिस्क को 70% तक डिक्रीज़ करता है, और नॉन वर्टिब्रल फ्रैक्चर की रिस्क को 20% तक डिक्रीज़ करता है। पैराथायरॉयड हार्मोन एलाग जिसमें टीरीपेराडाइड आते हैं, ये क्या करते हैं, ये न्यू बोन की फॉर्मेशन को स्टिमुलेट कर देते हैं। लेकिन आप यहाँ पे कंफ्यूज होंगे कि हमने पहले पढ़ा कि पैराथायरॉयड हार्मोन का लेवल जब इंक्रीज़ हो जाता है तो इसकी रिजल्ट में बोन रिजर्प्शन इंक्रीज़ होती है। तो इसका वजह यह है कि ये मेनली ड्यूरेशन पे डिपेंड करता है। जब वो पैराथायरॉयड हार्मोन का लेवल लॉन्ग टाइम के लिए कंटिन्यूसली इंक्रीज हो जाए तो ये बोन रिजर्प्शन करा लेता है। लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम पैराथायरॉयड हार्मोन को शॉर्ट टाइम के लिए एपिसोड्स में देते हैं, जिसकी वजह से ये बोन फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करता है। क्योंकि पैराथायरॉयड हार्मोन जब हम शॉर्ट टर्म में एपिसोड्स में देंगे तो उसका बोन पे एनाबॉलिक इफेक्ट है और ये बोन की फॉर्मेशन को इंक्रीज़ कर देता है। ये पैराथायरॉयड हार्मोन एनालॉग जो है ये एक्सपेंसिव है, लेकिन हम इसको कुछ कंडीशन में सिर्फ यूज़ करते हैं।
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सेवियर ऑस्टियोपोरोसिस हो या अगर जो पेशेंट है वो दूसरे ट्रीटमेंट को कोई रिस्पांस शो न करे, तो इन कंडीशन में हम पैराथायराइड हार्मोन एनालॉग यूज़ करते हैं। इसके अलावा दूसरे एजेंट भी हैं जो कि हम इसके ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि कैल्शियम और विटामिन डी के जो इंटेक है वो भी ऑस्टियोपोरोसिस में हेल्प करती है। स्ट्रॉन्शियम रिनिलेट ये क्या करती हैं, ये बोन की डेंसिटी को इंक्रीज़ करती हैं, बोन की रिजर्प्शन को इनहिबिट करती हैं और बोन की फॉर्मेशन को इंक्रीज़ कर देती हैं। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी जिसमें हम एस्ट्रोजन देते हैं और ये बोन की जो रिजर्प्शन है उसको रिड्यूस कर लेती हैं। सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स, इसमें रिलैक्सोफेन आते हैं। रिलैक्सोफेन क्या करता है, रिलैक्सोफेन बोन और लीवर में एस्ट्रोजन के रिसेप्टर पे पार्शल एगोनिस्ट है, लेकिन ये ब्रेस्ट और एंडोमेट्रियम के जो रिसेप्टर है उसके ऊपर ये एंटागोनिस्ट है। एंटागोनिस्ट होने की वजह से ये ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को रिड्यूस करता है। कैल्सिटोनिन एक ओस्टियोक्लास्ट इनहिबिटर है। जब भी ओस्टियोक्लास्ट की इनहिबिशन होती है तो बोन की रिजर्प्शन भी रिड्यूस हो जाती हैं, लेकिन इसको अब यूज़ नहीं किया जाता ऑस्टियोपोरोसिस के लिए क्योंकि इसमें कैंसर का रिस्क इंक्रीज़ होता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑस्टियोपोरोसिस। इंशाल्लाह आप सब दोस्तों को समझ आ गया होगा।